हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों का सोशियोलॉजी में 100 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगो स्टूडेंट, तो जो आपका 100 नंबर का पूर्णांक के साथ में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर होता है, इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका पेपर में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और इससे बाहर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। 8 मार्च को आपका पेपर है और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे का ये वीडियो आप लोगों का होने वाला है और इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। और ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में सीधे 8 मार्च के पेपर में पूछे जाए। तो आप लोगों की डिमांड पर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए सोशियोलॉजी पर। आज आप लोगों के लिए वीडियो है। यहाँ पर देखिए, बस इतना प्रश्न उत्तर पढ़ लो, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और आपके पेपर में ये 4 टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं, पूछे जाते हैं। आप लोग मॉडल पेपर हमारा देखते हैं तो पता होगा। शुरू करते हैं, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताता हूं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे, जैसा कि आपके पेपर में दिया होता है। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आपके पेपर में बात करूं तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके दिए होते हैं, एक एक नंबर का। तो इसको एक एक करके सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सोशियोलॉजी का, कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है। आपको ये बताना है कि जो सोशियोलॉजी शब्द है, इनकी उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है। स्क्रीन पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, लैटिन, ग्रीक फ्रेंच, जर्मन फ्रेंच या जर्मनी लैटिन। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन ग्रीक हो जाएगा राइट आंसर। इसको भैया 1880 में जो सोशियोलॉजी के जनक हैं या समाज शास्त्र के आप जनक कह सकते हैं, अगस्त काम्टे ने दिया था। अगस्त, ठीक है, अगस्त, यहाँ पे देखिए काम्टे, ठीक है, इस शब्द का यानी उत्पत्ति की थी या भाषाओं को दिया था। तो पहले का आपका का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं स्टूडेंट, सोशियोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस को आपने तैयार किया होगा, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आप अभी कितने तैयार हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या के संबंध में वैज्ञानिक एवं क्रांतिकारी विचार प्रकट करने वालों में विशेष रूप से निम्नलिखित में से किसका नाम प्रसिद्ध है। तो भैया विशेष रूप से किसका नाम प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी सही जो ऑप्शंस हो जाएगा, का, खा, गा या घा, तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। तो दूसरे का आपका ये गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। माल्थस का निम्नलिखित में से ये प्रसिद्ध, निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध है, माल्थस का। तो दूसरे का गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए आपका बहुविकल्पीय का, और जितने भी आपने बहुविकल्पीय पढ़े होंगे आज तक समाजशास्त्र के, तो आपको एक टेस्ट के रूप में इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेना है। इनमें से मैं हर एक चैप्टर से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आप सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को लेकर कितना तैयार हो और आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो टेस्ट आप दे सकते हैं, मेरे बताने से पहले राइट आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग है, यानी इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वर्ग है, पूंजीपति, हरिजन, श्रमिक संघ या युवा संघ। तो तीसरे का आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीपति हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है। मैं आपको सोशियोलॉजी में बताना चाहूँगा, पिछले साल भी बताया था और इस साल भी बता देता हूँ। आपके हर एक देखिए 10 बहुविकल्पीय होगा और उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड होगा कि इसकी पुस्तक का नाम बताइए। मैंने इसके लिए भी ऑलरेडी से यूट्यूब चैनल पर एक अलग वीडियो बना दिया है, सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट पुस्तक और उसके लेखक का नाम। बाई शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब पर सर्च करोगी मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या माल्थस। तो 4 नंबर का आपका एडम स्मिथ हो जाएंगे, जो कि अर्थशास्त्र के भी जनक ये कहे जाते हैं। तो 4 नंबर का जो है आपका गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो भैया जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई, तो 5 नंबर का जो गा वाला आपका राइट आंसर 1875, यानी 10 अप्रैल, देखिए 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसको किसने स्थापना की थी भैया,
दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। 5 नंबर का गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि समस्त एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। ये कथन किसका है? दुर्खीम का है, काम्टे का है, मार्क्स का है या मैक्स वेबर का है? तो 6 नंबर का आपका जो है घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स वेबर का ये बेसिकली कथन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय का। और शुरुआत में इसलिए मैं बहुविकल्पीय बता रहा हूँ, जैसे कि आपके पेपर में क्वेश्चंस होते हैं ना बहुविकल्पीय, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय एंड फिर दीर्घ उत्तरीय, वैसे ही मैं आप लोगों को इसमें भी बताने वाला हूँ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षरताकार पद्धति का एक लाभ यह भी होता है कि साक्षरताकारों में होता है, क्या होता है? कठोरपन, लचीलापन, दृढ़पन, इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खा हो जाएगा, लचीलापन हो जाएगा। और इसमें जो राइट आंसर है हमारा बैठेगा तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं, लचीलापन। अब ये देखिए साक्षरता, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जैसे होता है ना इंग्लिश में कि फिलिंग ऑन द ब्लैंक, ठीक है, राइट आंसर के साथ में। तो देखिए साक्षरताकार पद्धति का एक लाभ यह भी होता है कि साक्षरताकारों में लचीलापन होता है। तो 7वें का खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बॉक्स में भर दोगे, प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि उपनिवेशवाद किससे संबंध है? तो जो उपनिवेशवाद है ये किससे संबंध है? पूंजीवाद से, राष्ट्रवाद से, निरकुंशवाद से या नाजीवाद से? तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पूंजीवाद हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिखा देता हूं मैं आपको स्टूडेंट, 9 नंबर, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो सती प्रथा जो है निषेध अधिनियम पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था? तो ये आपका 1829 में हुआ था। तो 1829 में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? देखिए 4 दिसंबर को ये हुआ था, ठीक है, 4 दिसंबर 1829 को ये आपका हुआ था, सती प्रथा नियम पारित हुआ था। और इसको किसने किया था भैया? भारत के जो पहले गवर्नर हैं, ठीक है, लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड विलियम, ठीक है, लॉर्ड विलियम वेटिंग ने इस पर एक प्रकार से रोक लगाई थी, सती प्रथा निषेध अधिनियम पर। तो 9 नंबर का खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका विकेंद्रीकरण हो जाएगा, राइट आंसर। 10 नंबर का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? देखिए 2 बार आ चुका है आपका पुस्तक का नाम। एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके हो जाएंगे भैया S.C. दुबे, यानी 11 का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। S.C. दुबे ने ये पुस्तक का नाम है और इन्होंने ही इसकी रचना की हुई है। उसके बाद में दिखा देता हूँ मैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग हैं कपास, जूट, रेलवे या ये सभी। आधुनिक उद्योग कौन है? तो 12 नंबर का आपका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी सारी चीज़ें हो जाएंगी, कपास भी हो जाएगा, जूट भी हो जाएगा, रेलवे भी हो जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर ये सभी, यानी 12 का घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO, ये देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष हुआ ये आपको बताना है। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995 में हुआ था, यानी कब हुआ था? 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसका गठन हुआ था। इसका जो एक प्रकार से मुख्यालय है कहाँ पर भैया? जेनेवा में, जेनेवा, सॉरी देखिए जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश, डबल इन्वर्टेड कामा यानी इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है कि सोम प्रकाश नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बुक के हिसाब से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, लेकिन गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर द्वारिकानाथ विद्याभूषण दिखा रहा था। अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 14 नंबर का आंसर फिलहाल बुक के हिसाब से राइट आंसर में मान लेता हूँ। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? तो भैया जो ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ था क्या 1929 में, 1920, 1940 या 1936? तो भैया 15 नंबर का घा राइट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल, ठीक है, डेट याद रखिए 11 अप्रैल 1936 को ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की आपको बताना है।
और 16 नंबर का आपका का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। SC दूबे हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, राइट आंसर भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद में दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डेमोग्राफी शब्द किसने दिया। तो डेमोग्राफी शब्द किसने दिया आपको ये बताना है। स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं और भैया ऐसे ही पेपर में आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे 4, ठीक है। तो आपको एक करेक्ट आंसर जो राइट आंसर है वो आपको चुनकर लिखना है और इनमें से जैसे गुइलड, यहाँ पे देखिए गुइलड हो जाएंगे राइट आंसर। डेमोग्राफी शब्द किसने दिया था, तो गुइलड ने। तो 17 का खा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, कास्ट, देखिए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के जी लेखक हो जाएंगे बेसिकली। तो 18 नंबर का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए MN श्रीनिवास हो जाएंगे इस क्वेश्चन की राइट आंसर, यानी 18 नंबर का MN श्रीनिवास यानी नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव श्रीनिवास इनका पूरा, नरसिंहा राव, ठीक है, इनका पूरा नाम हो जाएगा। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक यही हैं। देखिए पुस्तक का नाम ज़्यादातर पूछा जाएगा आपके पेपर में, इसीलिए मैं बता देता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। तो भैया जो बाजार के आवश्यक तत्व हैं इनमें से सभी माने जाएंगे। देखिए वस्तु एवं सेवा भी है, प्रतियोगिता भी है और क्रेता एवं विक्रेता भी है। तो 19 नंबर का घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे समाज में, यहाँ पर देखिए हमारी समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है स्त्रियों पर, पुरुषों पर, स्त्री पुरुष दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। जो लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो स्त्रियों पर पड़ रहा है। तो 20 नंबर का वाला क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। तो भैया जो भारतीय प्रजातंत्र है इनकी जो प्रमुख बाधा है वो क्या है आपको बताना है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद या ये सभी। तो 21 नंबर का आपका घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उदारीकरण, देखिए भारत में उदारीकरण का क्या परिणाम था ये बताना है आपको। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निवेश में वृद्धि हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका एक प्रकार से 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, निवेश में वृद्धि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ये आपका प्रश्न दिया हुआ है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ब्रैकेट बंद, इसे किसने कहा है। यानी जो यहाँ पर आप देखिए कथन है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, और बेसिकली ये कथन किसी ने कहा है। तो किसने कहा है, रॉश ने, स्पेंसर ने, सोरोकिन ने, हर्ष कोविटस ने। तो भैया इसमें हर्ष कोविटस हो जाएंगे राइट आंसर। 23 नंबर का घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पीय का, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई। टोटल इसमें 30 मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं स्टूडेंट। उसके बाद में मैं आगे आपको दिखाऊंगा 15 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई इसके बारे में बताइए। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1959 हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर, देखिए 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस सन में हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 आपका 59 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए वोक्का, यहाँ पे देखिए वोक्कालिगास और लिंगायत जाति कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो भैया 25 नंबर का गा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में ये जाति पाई जाती है, ठीक है, दक्षिण जो हमारा भारत है उसमें। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया। तो भैया जो भारत में उदारीकरण है बेसिकली ये किस दशक में अपनाया गया ये आप लोगों को बताना है अच्छे से। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1900 में ये भैया भारत में उदारीकरण जो है अपनाया गया था, ठीक है। 24 जुलाई देखिए सन 1900 यहाँ पर बताया जा रहा है, तो बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका 26 नंबर का खा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में, देखिए भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई।
तो भैया भारत में बात की जाए तो जो इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत हुई थी ये 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में, यानी 8 जून 1936 को दिल्ली में भैया ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। तो 28 नंबर का आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मजदूर संघ ब्रैकेट में है ट्रेड यूनियन, क्या है, ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की। तो 29 नंबर का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बीपी वाडिया हो जाएंगे भैया इसके राइट आंसर। 29 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में दिखा देता हूं मैं अगला क्वेश्चन से स्टूडेंट, ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन से कि दलित शब्द हिंदी, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में किन लोगों के लिए आता है। तो भैया जो दलित शब्द है हिंदी, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में जो किन लोगों के लिए आता है, उत्पीड़ित लोगों के लिए आता है। तो 30 नंबर का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 29 नंबर कि यानी जो बीपी वाडिया, काफ़ी लोगों को मैं बता दूं कि नाम, जैसे एससी दुबे का नाम पता नहीं होगा, बीपी वाडिया का नाम नहीं पता होगा। तो देखिए बीपी वाडिया का पूरा नाम क्या हो जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहनम, ये देखिए बहनम पेंतो या बहमन पेंतोनजी, बहमन पेंतोनजी, ठीक है, वाडिया हो जाएगा इनका पूरा नाम। और जो 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था इसका जो का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्पीड़ित हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो 30 नंबर का वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैंने 30 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताया हूं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और इसका आंसर भी, जैसा कि मैंने बताया था कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताऊंगा। इसके बाद में हमारा 15 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, तो वो भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, अब स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 15 महत्वपूर्ण, ठीक है, 15 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, जिससे कि आप लोगों का 30 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। टोटल में बात करूं तो 10 आप लोगों के अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं, 3 नंबर का एक प्रश्न होता है कि 10 जाइए में 30 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिए तो 95% आपका लाने से पेपर में कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर को पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कि सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई, ये आप लोगों को बताना है। 3 नंबर का प्रश्न होता है आपके समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में, और इसका आंसर 25 शब्दों में देना होता है। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना अमेरिका में सन 1790 में की गई। इस पद्धति को 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में यूरोप में भी अपनाया गया, ठीक है। 1790 में की गई थी और इस पद्धति को क्या है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में क्या है यूरोप में भी अपनाया गया था। तो पहले नंबर क्वेश्चंस का स्क्रीन पर आप राइट आंसर देख सकते हो। और आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो वीडियो को रोक कर भी सारे प्रश्न के उत्तर को समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को समझ में आना चाहिए, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रश्न के उत्तर को समझ लोगे तो अपने शब्दों में भी इसका आंसर कॉपी में लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही बार बता चुका हूँ। इसका उत्तर देखिए, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। इन्होंने छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की और अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत होता है ना स्टूडेंट, ये काफ़ी लोग समझते हैं कि इस जाति के लोग हैं तो ये छुआछूत माने जाएंगे, ये निम्न जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो ये निम्न कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मानव अधिकारों का मतलब है कि भैया उनके न्याय के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए भैया कि कोई उनको उत्पीड़ित करता है, ठीक है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने की थी, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी, ठीक है। और इन्होंने यानी गोविंदराव फूले ने छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। तो दूसरे नंबर को प्रश्न का ये राइट आंसर है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए 3 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण की कोई एक केंद्रीय विशेषता बताइए।
ठीक है। तो हमें जो बताना है कि भूमंडलीकरण की कोई एक विशेषता बताना है। इसका उत्तर देखिए, भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण का बढ़ना है। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट आती है तो भारतीय सॉफ्टवेयर के उद्योग में भी गिरावट आएगी। अब आप लोगों को वो तो याद होगा ना स्टूडेंट, 1929 का महामंदी, ठीक है, महामंदी जो कि पूरी दुनिया में चला था और जो कि सबसे पहले अमेरिका में चला गया था। ठीक है, तो अमेरिका में चला तो भैया डॉलर ध्वस्त हो गया, तो इससे क्या पूरी दुनिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ये 1929 से लेकर 1939 से 40 के बीच में चला था। ठीक है, लगभग क्या 10 वर्षों तक ये चला था और पूरी दुनिया पर क्राइसिस देखने को मिला था। तो ये 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है। आप लोग समझ सकते हैं, सारे प्रश्न के उत्तर को भी देख सकते हैं। चलिए दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि दलित से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। यानी दलित से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर देखिए, दलित भूतपूर्व अस्पृश्य समुदाय और उनके नेताओं द्वारा गढ़ा गया शब्द है जो इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय भाषाओं में दलित शब्द का अर्थ है दबाकर रखा गया। ठीक है, क्या है, दबाकर रखा गया। और ये उत्पीड़ित लोगों का घोतक है। ये उत्पीड़ित लोगों का क्या है भैया, घोतक है। यानी दलित शब्द का एक अर्थ होता है, जैसे दलित की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति के लोग होते हैं और उनसे भी जो निम्न होते हैं, ये दलित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और इनमें ये बताया गया है, इसका जो अर्थ होता है कि दबाकर रखा गया, यानी लोग क्या है, इनको दबाकर रखते हैं। ठीक है, इनको उत्पीड़ित करते हैं। ठीक है, छुआछूत के एक प्रकार से बताते हैं कि छुआछूत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देखिए, उत्पीड़ित लोगों का घोतक है दलित शब्द का। ठीक है, तो ये 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है। और जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो और प्रश्न के उत्तर को समझ लेते हो केवल, तो आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर बाकायदा अच्छे से दे सकते हो स्टूडेंट, एग्जामिनर को समझा सकते हो। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर, यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता से सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो जो भैया प्रमुख चुनौतियां हैं, इसका क्या करना है, उल्लेख करना है। इसका उत्तर देखिए, भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। जो प्रमुख चुनौतियां हैं क्या भैया, इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहला सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद तथा जातिवाद आदि, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित चुनौतियां हैं। यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, कभी क्या होता है, छोटा भी आंसर होता है, कभी बड़े में भी होता है, लेकिन ज़्यादा बड़ी में मत लिखिएगा। ये देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है कि संप्रेषण पद्धति पर प्रकाश डालिए। तो संप्रेषण पद्धति, प्रक्षेपण पद्धति पर, यहाँ पर गलत हो चुका है, प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। आपको इसका आंसर देना है स्टूडेंट। इसका उत्तर देखिए, प्रक्षेपण पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति को चित्रों का समूह दिखाया जाता है। इस चित्रों का क्रमश दिखाने के बाद उत्तरदाता से इन चित्रों को देखकर कहानी कहने के लिए कहा जाता है। इन विभिन्न चित्रों में कुछ व्यक्ति वस्तुओं का प्रत्यक्ष तथा कुछ अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। बेसिकली इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, प्रक्षेपण का, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि प्रक्षेपण पद्धति। तो इसमें को है क्या, किसी एक समूह को दिखाया, यानी प्रक्षेपण पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति को चित्रों का एक समूह दिखाया जाता है। जैसे कि पहले के ज़माने की बात की जाए स्टूडेंट, पहले के, तो वहाँ पर जो पहले जो एक प्रकार से मूवी या कोई गाना देखना होता था तो पहले कार्ड के थ्रू आता था, तो उसको थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल किया जाता था। तो जैसे स्क्रॉल करते थे तो कार्ड का वो रंग रूप दिखता था। ठीक है, वो डांस करता था या गाने सुनाई देते थे, यानी सुनाई नहीं देता था, चित्र दिखाई देता था। तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और इन चित्रों को देखकर कहानी कहने के लिए जो उत्तरदाता होता है उनको कहानी कहने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया प्रक्षेपण पद्धति पर, जो कि आंसर आप समझ सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद में दिखा देता हूं अगला क्वेश्चन। ये देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। तो उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में हमें किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताना है। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास, राष्ट्रवाद की भावना के विकास को बढ़ावा मिला। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, उपनिवेशवाद से पश्चात, ठीक है, जो उपनिवेशवाद से पश्चात शिक्षा एवं चिंतन का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे तार्किकता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। धार्मिक एवं जातीय कुरीतियों, यहाँ पर देखिए धार्मिक एवं
जातीय कुरीतियों में सुधार के प्रयास हुए। तो भैया जो धार्मिक एवं जातीय कुरीति है इसमें क्या है, सुधार के प्रयास हुए। तो ये 7 नंबर प्रश्न जो है आपका इसका आंसर है। इसमें क्या पूछा गया था, इनमें 3 परिवर्तनों के बारे में भी पूछा जा सकता है पेपर में, मैं बता दूं आपको। और यहाँ पर केवल मैंने 2 ही परिवर्तनों के बारे में पूछा गया था, तो भैया मैंने 2 ही परिवर्तनों के बारे में बताया है। या इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में आए परिवर्तनों, निम्न परिवर्तनों के बारे में बताइए। इस तरह से प्रश्न भी आएगा। 2 पूछा गया था तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट आप लोगों को तो वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। और चैनल पर नए तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट कि लगभग इसमें 80% लोग जो हैं वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते। भैया क्या दुश्मनी है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए मैं दिन रात 3 बजे में वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए। दिन में क्या है, शोर शराबा रहता है, गाड़ी वगैरह आती है तो उसकी हॉर्न बजते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो फिर वीडियो में आप कहते हो कि सर क्या ये लगा रखा है, तो इसीलिए मैं रात में वीडियो बनाता हूँ स्टूडेंट, आपके लिए मेहनत करता हूँ। रात में मैं जानता हूँ कि अधिकतम लोग नहीं उठते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं अधिकतम लोग रात में नहीं पढ़ाई करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर आऊँगा और आपकी तैयारी बेहतरीन कराऊँगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन जो था कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका उत्तर है भाषा और प्रजातीयता, या देखिए प्रजातीयता 3 प्रमुख कारण है हम राष्ट्रीय पहचान के मानते हैं, यही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। हिटलर जर्मन भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता, या देखिए प्रजातीयता पर गर्व करता था, उसने इसे ही राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसे क्या भैया, यहाँ पर देखिए राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद को क्या दिया, बढ़ावा दिया। तो 8 नंबर जो प्रश्न था इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर बाकायदा की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। अब देखिए छोटे से ही आंसर है तो ये नहीं कि इसका आंसर मत लिखिएगा, आप कॉपी में लिखिएगा, जितना पूछा गया उतना ही आंसर दीजिएगा। एग्जामिनर ये नहीं कहता कि भैया आप 100 ही शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दीजिए, जितने में, क्योंकि उसमें निर्देश दिया होता है। जो पेपर होता है, आप लोग मेरी वीडियो देखे होंगे मॉडल पेपर पर, तो उसमें क्या है, पेपर में मैं निर्देश दिखाता हूँ और निर्देश आपके पेपर में भी दिए होते हैं। तो उसमें पूरा यानी दिया होता है बाकायदा एग्जामिनर के द्वारा, जो पेपर छापता है कि कितने शब्दों में कौन से प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। पेपर में कितने टाइम आपको दिए जाएंगे, कितने मिनट पेपर पढ़ने हैं, तो ये सारी चीज़ों पर आप गौर कीजिएगा और अच्छे से आप लोग पेपर के प्रश्नों को पढ़िएगा। तो लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रैकेट में अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये लोकतंत्र का परिभाषा है। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद में दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन, ये देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में कृषक समाज की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में जो कृषक समाज है इनकी क्या है, 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। इसका उत्तर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहला है, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोत कर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं। दूसरा है, कृषक समाज एक यहाँ पे देखिए अविभेदीकृत एवं अस्थिकृत समुदाय है। तो भारत में किन्हीं हमें 2 कृषक समाज या इनकी विशेषताओं का उल्लेख करना था। यहाँ पर देखिए इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार ही बताया गया है और ये 2 आपके हो जाएंगे विशेषताएं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप पर भी अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अनुबंधित कार्य से आप क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने फ्रेश जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पेपर में आपकी बार बार आते हैं और इस बार भी काफ़ी संभावना है कि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगी। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो सोशियोलॉजी पर लेकर आता हूं, आप लोगों को पढ़ लेना है, उसको देखना है, उसके क्वेश्चन को पढ़ लेना है। और आप लोगों के लिए मैंने स्टूडेंट प्ले लिस्ट भी बना रखा है। आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर प्ले लिस्ट का एक भाग दिखेगा और वहाँ पर जाओगे तो सोशियोलॉजी 2025 की कंप्लीट
नीट तैयारी का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी जो आप लोगों को ज़रूरत होगा। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए और उसमें सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 11 नंबर जो प्रश्न है कि अनुबंधित कार्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है, इसका उत्तर देखना है। उत्तर है, विभिन्न कंपनियों में कुछ कामगार चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाए। कुछ कंपनियों में बदली कामगार भी होते हैं जो कि छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। अनेक इस संगठित क्षेत्र से अनुबंधित कार्य कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट, कोई इंजीनियर है तो वो चाहते हैं कि भैया मेरा जो बेटा है वो, ठीक है, वो क्या है, इंजीनियर के पद पर कार्य करे हमारे रिटायर होने के तत्पश्चात। यहाँ पर देखिए तो इसी को बताया गया कि उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाए। कुछ कंपनियों में बदली कामगार भी होते हैं कि भैया कोई गांव चला गया है, जैसे कि शहर में कोई काम करता है वो गांव चला जाता है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है काम करने, ठीक है, उसके स्थान पर। तो ये बताया गया है अनुबंधित कार्य के आप क्या समझते हैं। ठीक है, परिभाषा आप देख लीजिए, बहुत ही छोटा छोटा एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बड़े में इसमें आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहता है। समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट कि समाज के ऊपर ही पूरा बेस्ड है कि कैसा समाज है हमारा। ठीक है, समाजशास्त्र है, इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हो। उदारीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है, इसका परिभाषा देख लीजिए। देखिए, उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था। इन परिवर्तनों को उदारीकरण की नीतियां कहा जाता है। तो उदारीकरण शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, इसका परिभाषा क्या है, स्क्रीन पर आप लोगों को देख सकते हैं भैया। बाकायदा मैंने सारी चीज़ों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, 12 नंबर प्रश्न का भी। इसमें अभी 3 क्वेश्चन और आपका बचेगा जो है किसमें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ये देखिए स्टूडेंट, तीसरे नंबर में देखिए, 13 नंबर में देखिए, ये देखिए, जनसंपर्क के साधनों को मास मीडिया क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविज़न, ठीक है, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो गेम्स और सीडी आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बड़ी संख्या में दर्शकों, फिर आप देखिए श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। अब देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था स्टूडेंट, रेडियो होता था। ठीक है, पहले के जैसे 1930 की बात की जाए या 1950 की, तो पहले रेडियो सबसे ज़्यादा प्रचलित था। उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में आपका टीवी आया, टेलीविज़न आया आपका, ठीक है, पत्रिकाएँ आए, फिर आपका अखबार आया, ठीक है, फिर विज्ञापन अब चलने लगा यानी एड, जिसको हम कहते हैं ना टीवी एड, फिर वीडियो गेम्स, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो ये हमारा जो प्रश्न था 13 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो भारत में होने वाले जो प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन, इनका हमें नाम लिखना है। इसका उत्तर देखिए, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम इस प्रकार से, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू भैया बताया गया है। सबसे पहला देखिए विश्नोई आंदोलन, दूसरा है चिपको आंदोलन, तीसरा है साइलेंट घाटी आंदोलन, चौथा है आपका जंगल बचाओ आंदोलन, पांचवा है अपिक्को आंदोलन। देखिए अपिक्को आंदोलन के बारे में आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, बेसिकली पर्यावरण का संबंधित आंदोलन है। ठीक है, ये आपका 1987 के अंतर्गत इस जो है प्रचलन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कर्नाटक में आपका जो फेमस हुआ था। ये पर्यावरण से रिलेटेड है कि भैया पेड़ वगैरह मत काटो, ठीक है, इससे जो खतरा से रिलेटेड था अपिक्को आंदोलन। 6 नंबर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रकार के मैंने आपको पर्यावरणीय आंदोलन के नाम बताए हैं जो कि आप देख सकते हैं, और ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखना है और पेपर में लिखिएगा स्टूडेंट। कॉपी में तो मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से, जैसे इस तरह से लिखा गया तो कॉपी में आपको 1 2 3 4 ऐसे सीरियल से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से लिखोगे तो एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर पाओगे। तो ये 15 नंबर प्रश्न का 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। अब देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन आ चुका है 15 नंबर। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय का, भारत सरकार द्वारा संचालित 3 कार्यक्रमों के नाम बताइए जो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक है। किसानों की क्या भैया, जो आर्थिक स्थिति है इसको सुधारने में क्या है, सहायक है। इसका उत्तर देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारत उदय तक, नेशनल अर्बन मिशन ब्रैकेट में है राष्ट्रीय ग्रामीण नगरीय मिशन, किसानों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे क्या है, कार्यक्रम है। तो ये 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है, इसका आंसर देख सकते हैं। और मैं जो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए वो सभी क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।
और आप लोग तैयार कर लोगे तो भैया इससे बाहर आप लोगों का एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मैंने आप लोगों को 15 टोटल कितने 15 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया है। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में हमारा आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के होने वाला है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को YouTube पर कई सारी वीडियो मिल जाएंगे समाजशास्त्र के ऊपर, जो कि क्या बता रहे हैं, सिर्फ मॉडल पेपर बता रहे हैं। मैं भी मॉडल पेपर बता रहा हूँ लेकिन कभी भी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर लेकर आता हूँ, क्योंकि क्या मॉडल पेपर का पैटर्न भी अच्छा रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को लिए मैं, क्योंकि जो हमारा आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट है उन्हीं का ये परिवार है, पूरा 1 लाख का परिवार हो चुका है, और उन्हीं का ये है, यानी आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट की मैं तैयारी कराता हूँ इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए। अब चलिए मैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए नंबर का एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, और ये समाज शास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस आप लोग वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपको पसंद आ रहा है। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, जो भी सब्जेक्ट का होगा, जियोग्राफी का होगा उस पर लाऊंगा, नागरिक शास्त्र का होगा उस पर लाऊंगा, ठीक है, इतिहास पर है, अर्थशास्त्र पर है, शिक्षा शास्त्र पर, सभी का वीडियो अब ऐसे ही आएगा स्टूडेंट, डेली आएगा वीडियो। क्या है, क्योंकि मेहनत मुझे चाहे जितनी करनी पड़ी आपकी तैयारी में नहीं रुकने दूंगा, ठीक है। बस आप लोग भी स्टूडेंट सपोर्ट बने रखिए, ठीक है, और अच्छी सी तैयारी आप लोग भी कीजिए 100% ध्यान लगाकर। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट समाज शास्त्र का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, माल्थस का ये विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य है, ठीक है। तो माल्थस के अनुसार बताना भैया, जो कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं, और ये जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में भी बतलाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर, इसका उत्तर थोड़े बड़े में होगा, ठीक है, और जो बच्चे ने लिखा है स्टूडेंट थोड़े बड़े में लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। और कॉपी वाली वीडियो में हालांकि मैंने बताया हो कि कितने शब्दों में लिखना है, तो आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं ही, आपको पता है कि कितने शब्दों में लिखना है कितने नहीं लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है, कैसे बनाकर लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ठीक है, उसके लिए आप लोग हो ही, ठीक है। और नहीं आपको समझ में आएगा तो इंस्टाग्राम की ID दी हुई, वहाँ पर आप आकर निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। उत्तर में है अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के अनुसार जीवन निर्वाह के संसाधनों, ठीक है, संसाधनों जैसे भूमि कृषि की तुलना में मानवीय जनसंख्या की वृद्धि दर तेज होती है। जनसंख्या में वृद्धि, देखिए जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि कृषि का उत्पादन अंकगणितीय गति से होता है, ठीक है। जनसंख्या पर नियंत्रण का प्राकृतिक निरोध जैसे अकाल, बीमारियां इत्यादि आवश्यक भावी है। ये खाद्य आपूर्ति तथा जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने का प्राकृतिक तरीका है, ठीक है। अब देखिए संतुलन स्थापित करने का क्या प्राकृतिक तरीका है। माल्थस ने 1798 में प्रकाशित अपने जनसंख्या विषयक निबंध, यानी पुस्तक का नाम है बेसिकली, और आपके सोशियोलॉजी में हर 10 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पीय की मैं बात कर रहा हूँ पुस्तक से रिलेटेड जरूर होगा बाबू। तो देखिए 1798 में प्रकाशित अपने जनसंख्या विषयक निबंध यानी एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में लिखा है कि जनसंख्या, देखिए जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी द्वारा मनुष्य के भरण पोषण के लिए उत्पादन करने की उसकी शक्ति से इतने अधिक होती है। उसकी शक्ति से क्या होती है भैया, शक्ति से इतनी अधिक होती है। तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस में मैंने बता दिया है, ठीक है। आप लोग हमारी बातों को भी सुन रहे होते तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके पेपर में 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जनजातियाँ, ठीक है, या जनजातियाँ दिया हुआ है कि जनजातियाँ आदिम समुदाय है जो सभ्यता से अछूते रहकर, देखिए क्या अछूते यहाँ पर लिखा है, अछूते रहकर अपना अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं। इस दृष्टिकोण के विपक्ष में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए, ठीक है। आपको थोड़ा, हालांकि स्टूडेंट में बात करूँ आपको प्रश्न जो है लघु उत्तरीय का थोड़ा बड़ा लग सकता है, तो इसका आंसर भी बड़ा ही देना पड़ेगा ना,
अब देखिए ज़्यादा बड़े में नहीं, क्योंकि इसका शब्द सीमा निर्धारित है भैया कि 50 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। अब इसका चलिए उत्तर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसका उत्तर भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए उत्तर, कुछ विद्वानों का मत है कि जनजातियों में ऐसा आदिम अर्थात मौलिक अथवा विशुद्ध समाज जो सभ्यता से अछूते रहे हों मानने का कोई सुसंगत आधार नहीं है। मानने का कोई क्या है, सुसंगत आधार नहीं है। इसके स्थान पर देखिए, इसके स्थान पर उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जनजातियों को वास्तव में ऐसी द्वितीय प्रघटना, यहाँ पर देखिए प्रघटना लिखा है, द्वितीय का क्या है, प्रघटना माना जाए, जो पहले से क्या है विद्यमान राज्यों और जनजातियों जैसे राज्यों, यहाँ पर देखिए राज्योत्तर समूहों के, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या पूछा गया है, राज्योत्तर समूहों के बीच शोषणात्मक और उपनिवेशवादी, ठीक है, शोषणात्मक और उपनिवेशवादी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। यहाँ पर देखिए अस्तित्व में आया ऐसा संपर्क स्वयं ही एक जनजातिवादी, देखिए जनजातिवादी विचारधारा को जन्म देता है। जनजातीय समूह नए संपर्क, क्या दिया हुआ कि जनजातीय समूह नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं, ठीक है, करने लगते हैं। इस तरह अनेक गैर जनजातीय लोगों का जनजातीय क्षेत्रों में परिवेश सरकार की जनजातियों को आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने की नीतियां सहित अनेक ऐसे साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि जनजातीय आदिम समुदाय है जो सभ्यता से अछूते रहकर अपना अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं, इस दृष्टिकोण में विपक्ष में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो भैया इसका साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया है, ये देखिए इतने बड़े में इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, इसका साक्ष्य यही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस तरह से एक बाजार जैसे कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था है, इसके बारे में बताना है कि किस तरह के एक बाजार जो होते हैं कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए, बाजार आर्थिक अंतःक्रिया का स्थल माना जाता है। ये सामाजिक संदर्भ तथा सामाजिक वातावरण पर आधारित होता है, ठीक है। इसे एक ऐसा सामाजिक संगठन भी कहा जा सकता है जिसमें विशेष प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनियतकालीन, ठीक है, अनियतकालीन, ठीक है, बाजार या साप्ताहिक बाजार सामाजिक तथा वस्तुओं की खरीद बिक्री के साथ, सामाजिक तथा वस्तुओं की खरीद बिक्री के साथ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें, एक दूसरे के साथ क्या करें भैया, अंतःक्रिया करें। गांवों में जनजातीय क्षेत्रों में नियमित बाजारों के अलावा विशेष बाजारों का भी आयोजन किया जाता है। तो भैया विशेष बाजारों का क्या कहा जाता है, आयोजन किया जाता है। इनमें मुख्य प्रकार के उत्पादों की, यहाँ पर देखिए उत्पादों की जाती है, ठीक है, उत्पादों की जाती है। उदाहरण के रूप में राजस्थान में पुष्कर मेला, ठीक है, और इस मेले में बाहर के व्यापारी, ज्योतिषी, साहूकार, प्रदर्शक इत्यादि अपनी सेवाओं तथा उत्पादों के विक्रय के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है भैया, बेचने के लिए आते हैं कि भैया सामान मेरे बिक जाए। अब जैसे कि आप लोगों को भी जानते होंगे कि महाकुंभ चालू हुआ है, महाकुंभ जो कि प्रयागराज में, ठीक है, महाकुंभ स्टूडेंट। तो महाकुंभ में भैया बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे रोजगार पैदा होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो महाकुंभ से रिलेटेड आप जानते होंगे 144 के बाद साल आता है महाकुंभ, और कुंभ मेला जो कुंभ होता है 12 साल के लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल के, तो ये सब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी सारे रोजगार के उपलब्ध होते हैं, और जो साहूकार या व्यापारी या ज्योतिषी या कोई भी आते हैं प्रदर्शक मेले में, ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर लेकर आते हैं और बेचते हैं, सामान बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए और दिखा देता हूँ मैं आपको, यानी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे जैसे कि मैंने बताया था आपको वीडियो में ही। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। नारी आंदोलन से हमारे जो समाज है हमारा भैया, इसमें क्या प्रभाव पड़ा, इसको स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तरों पर नारीवादी आंदोलनों को विस्तार प्राप्त हुआ था, ठीक है, विस्तार प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे महिलाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेना आरंभ
कर दिया था। स्त्री अधिकार आंदोलन राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे। इस घोषणा में निम्न बिंदुओं का स्थान दिया गया था, ठीक है, यानी जो इसके समाज में प्रभाव था इसका निम्न इसके स्थान दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला देखिए क्या दिया हुआ है कि सभी नागरिक विधि यानी कानून के समक्ष समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो, चाहे आप कोई भी जाति के हो भैया, कानून के लिए आप एक समान है, ठीक है। दंड कोई भी गुनाह करेंगे या कोई भी आप अपराध करेंगे उसके लिए आप दंडित होंगे, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण, देखिए, या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा किसी व्यापार या कारोबार, ठीक है, किए जाने के संबंध में नियोग नहीं ठहराया जाएगा। क्या है, कोई भी आप काम कर लेते हैं या कोई काम, स्टूडेंट आप लोगों भी जानते होंगे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी कर सकता है उस कार्य को, ठीक है। कारोबार को किए जाने का संबंध में निर्योग नहीं माना जाएगा कि भैया ये काम आप नहीं कर सकते, नहीं ठहराया, निर्योग नहीं ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट था कि इसमें यही बताया गया कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा किसी व्यापार या कारोबार किए जाने के संबंध में निर्योग नहीं ठहराया जाएगा। तो भैया यही बताया गया था ना। तीसरा पॉइंट है मत अधिकार। मत अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी भैया जो वोटर है वोट के आधार पर होगा। वोटर कार्ड आप लोगों का बना भी होगा, जो 18 वर्ष के भी तो चुके होंगे तो उनका एक वोटर कार्ड होगा और उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें 3 पॉइंटों को थोड़ा, उसके बाद में थोड़ा परिभाषा भी दे दिया कि नारी आंदोलन के समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से बता रहा था, इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, चौथा नंबर क्वेश्चन भी। और आप लोग क्या है वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं स्टूडेंट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वीडियो को आप लोग रोक लीजिए और लिखना चाहते तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में इसका आंसर बहुत बड़े में दिया होता है, उतने हमें लिखना नहीं होता है, ठीक है, उतना हमें तैयार नहीं करना होता है। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है इस पर हमें क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। इसका उत्तर देखिए, सांस्कृतिक विविधता यानी सांस्कृतिक विविधता से तात्पर्य है बड़े राष्ट्रीय, देखिए क्या तात्पर्य है, बड़े राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी संदर्भ में अनेक विभिन्न प्रकार, देखिए अनेक विभिन्न प्रकार के समुदायों जैसे भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि, ठीक है। यहाँ पर आदि का 3 मात्रा होगा स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आदि द्वारा परिभाषित समुदायों की उपस्थिति, पहचानों की बहुलता, पहचाने की यहाँ पर पहचानी होती बहुलता अथवा अनेकता सांस्कृतिक विविधता एक चुनौती का रूप ले सकती है, ठीक है। एक चुनौती का क्या भैया रूप ले सकती है, क्योंकि सांस्कृतिक पहचान बहुत ही शक्तिशाली है। इससे एक गहन उत्तेजना की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है तथा अक्सर ये अधिसंख्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। कभी कभी सांस्कृतिक, देखिए कभी कभी क्या सांस्कृतिक विभिन्नता आर्थिक तथा सामाजिक अवमानना के कारण ही उत्पन्न होती है, ठीक है। अवमानना के कारण ही क्या उत्पन्न होती है, इससे आगे जटिलता उत्पन्न होती है, इससे आगे क्या होता है, जटिलता भी उत्पन्न होती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। देखिए स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय योजना, ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया। इस समिति, यहाँ पे देखिए समिति गलत हो गया है, ठीक है। इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन कौन से थे इसके बारे में बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो काफ़ी सारे इसमें गड़बड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरू में कि भैया ये मैंने जो एक प्रकार से था, ये सारी क्वेश्चंस का आंसर को मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिखा, मैंने बता दिया था और बच्चे ने लिखा है, उसमें बहुत गड़बड़ी कर दिया है, ठीक है। क्योंकि पहली बार किसी से भी बहुत गड़बड़ी होती है। तो इसका उत्तर देखिए कि राष्ट्रीय योजना समिति, ठीक है, ये समिति का परिभाषा, ये समिति है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए समिति इसी तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट, ये देखिए समिति, यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है स्टूडेंट, ये देखिए इसी तरीके से समिति लिखा जाता है। तो देखिए समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, का गठन सन 1938 में, ठीक है, 1938 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू और इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संपादक केटी साह थे। इस समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। विचाराधीन क्षेत्र निम्नलिखित थे। इसके जो विचाराधीन क्षेत्र थे वो क्या थे? निम्नलिखित थे। सबसे पहला पॉइंट है कृषि और उत्पादन के अन्य प्राथमिक साधन। दूसरा है उद्योग और उत्पादन के द्वितीयक साधन। तीसरा है मानवीय कारक श्रम व आबादी। चौथा है वित्त और विनिमय। पांचवा है सार्वजनिक अवगमन और संचार। 6 है सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य और आवास। 7वां है शिक्षा, सामान और तकनीकी। और 8वां यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। भारत की स्वाधीनता के पूर्व ही अनेक से समितियां ने अपने प्रतिवेदन सोपों और अंतरिम प्रतिवेदनों को भी समर्पित किया गया। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो टोटल इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता दिया है, जो कि मैंने प्रश्न सहित आपको उत्तर बताया है। ठीक है, क्लास 12 समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को बताएंगे जो आपकी पूरे बुक का निचोड़ रहेगा, यानी पूरे बुक के सभी महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का पूछे जाएंगे। बार बार आते हैं ये प्रश्न जो आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट। भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उससे लिया गया ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है। NCERT पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट किस वर्ष आपके समाजशास्त्र के पेपर में पूछा गया, ये भी आप लोग देख लीजिए। 2020 में पूछा गया था, 2022 में और 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया कि भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या यानी डिटेल में बताना है। क्या 150 शब्दों में यानी 150 शब्दों में हमें एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि माल्थस के जनसंख्या वृद्धि संबंधी सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, समाजशास्त्र में जो आपका सेकंड चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है कि माल्थस के जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत हैं इनके बारे में हमें पूरा डिटेल में समझाना, यानी स्टेप बाय स्टेप समझाना है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो 2022 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप लोग सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लीजिए। लास्ट में इसका आंसर मैं बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, बस वीडियो में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, परिवार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, परिवार का परिभाषा दीजिए और परिवार के प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए, यानी परिवार कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले ये बताना है कि परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज ए फैमिली, क्या होती है फैमिली। ठीक है, और इसके प्रकार के बारे में भैया चर्चा करना है। NCERT पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट याद रखिएगा, सिर्फ मैंने ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, चुनिंदा क्वेश्चंस आप कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पेपर में क्या है बार बार आते होंगे। ठीक है, आते हैं पेपर में ये क्वेश्चन, उसी को मैं काफ़ी रिसर्च से इन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, बस आपका प्यार चाहिए, एक लाइक चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी से कंप्लीट कराएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडली, ये माँ हो जाएगा याद रखिएगा। देखिए भूमंडलीकरण के कारण संस्कृति भी बाजार का हिस्सा बन जाती है। सोदाहरण समझाइए, यानी इसका भैया हमें सोदाहरण समझाना है, पूरा डिटेल में समझाना है। क्या भैया ये सही है, बन जाती है, इसके बारे में सोदाहरण यानी पूरा बताना है, डिटेल में बताना है स्टूडेंट। ठीक है, आंसर की टेंशन मत लीजिए, मैं लास्ट में बताऊंगा आंसर आपको किस तरह से मिलेगा। ठीक है, पूरा मैं आंसर बताऊंगा आपको। देखिए 2018, 2020, 2022, 2023 और 2024 यानी इस साल भी ये क्वेश्चन भैया पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वर्ष भी बताता चलता हूँ जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है और कब कब आया था ये भी आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए
5 नंबर क्वेश्चन है कि जातीय व्यवस्था को समझाइए तथा जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करें। ठीक है भैया, हमें सबसे पहले परिभाषा देना है। हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सबसे भैया छोटे में वही पूछा था कि इसका परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो समझाइए तथा जातीय विषमता को दूर करने के लिए जो नीतियाँ भैया अपनाई गई हैं, कुछ 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था स्टूडेंट पूरे बुक का निचोड़ रहेगा, तो सभी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, जो स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयास हैं, इनके बारे में हमें वर्णन करना। एनसीईआरटी और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो डेट याद रखिए। क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं विश्वास पड़ता कि सर कहाँ से बता रहे हैं, तो आपने बुक में और क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आपके सोशियोलॉजी में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए, आपकी राय में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने भारत का हित या अहित किया है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें आप क्या समझते हैं परिभाषा के बारे में, तो भैया क्योंकि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है 8 नंबर दिया जाएगा, तो 4 नंबर तो आपकी परिभाषा के लिए दिया जाएगा कि भैया आप परिभाषा इसका दीजिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर देगा। बाकी के इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं इसके लिए भी आपको 4 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2023 के बोर्ड एग्जाम में और 2024 के बोर्ड एग्जाम में, यानी इस बार भी ये सामाजिक सर्वेक्षण वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर कि नगरीकरण क्या है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर आप इतने बता रहे हैं 2024-2023 में, तो जो हमारी यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, यानी चेंज होकर क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि लखनऊ में कोई दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आपको क्या है प्रयागराज में नहीं दे सकता। ठीक है, वही क्वेश्चन हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है क्वेश्चन चेंज रहते हैं, तो वही मैं बताया हूँ कि 2024 में इस डिस्ट्रिक्ट में आया होगा या अन्य डिस्ट्रिक्ट में, यानी हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट में से, ठीक है, क्वेश्चन आया है तभी बुक में छपा है। ठीक है, तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए तथा इसके दोषों को दूर करने के उपाय सुझाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में बताना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, तो इसका आंसर भी ना भैया बड़ा तो आपको देना पड़ेगा, 150 शब्दों में देना आसान बात नहीं होता है। 8 नंबर पाना है आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, और आप लोगों इसका आंसर चाहते हैं बेसब्री से इंतजार है, मैं आपको बताऊँगा, बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले परिभाषा दीजिए और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसके जो प्रभाव है इनका मूल्यांकन हमें करना है, मूल्यांकन कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2022, 2023 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी आप लोग देख सकते हैं, राइट आंसर नहीं क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब कब पूछा गया था दिया हुआ है डेट। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखें या निबंध लिखें, इस तरह से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें पूरा आपको 150 शब्दों में डिटेल से आपको इसका आंसर यानी स्टेप बाय स्टेप बताना होगा, पॉइंट के थ्रू समझाना होगा। एग्जामिनर को कॉपी लिखने का तरीका मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कॉपी लिखने का तरीका वाला वीडियो जाकर देख लो, चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, जाकर देख रहे होगे, तो उसमें मैंने पूरी जानकारी दी हुई है कि कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉपी लिखोगे तो जो आलोचनात्मक निबंध या लेख हैं उसमें मैं बताया कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाकर लिखना है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2020 और 2022 की बोर्ड परीक्षा समाज शास्त्र में पूछा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचन कीजिए। ठीक है, या विवेचना कीजिए, तो विवेचन ही है।
तो इसमें सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचन करना है। ठीक है, NCERT का ये क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, 2019, 2020, 2023 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में, देखिए ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को स्टूडेंट बुक में मिल जाएगा, जो आपका बुक है ना, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। नहीं तो जो आपका वो होगा क्या, क्वेश्चन बैंक। अब आपने किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक लिया है, अरिहंत का लिया है, विद्या क्वेश्चन लिया है, मास्टरमाइंड लिया है, ठीक है, या राजीव प्रकाशन का लिया है, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, सभी में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। और वो जैसा कि आप लोगों को मैंने सबसे फर्स्ट में ही बता दिया था कि इस चैप्टर से लिया गया, तो हर एक चैप्टर से 2 या 1 क्वेश्चन लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जाकर इसका आंसर देख लीजिए, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च कीजिए। बाई यहाँ पर देखिए, बाई शिवम स्टडी नॉलेज, आप हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने आंसर बताया हुआ है। ठीक है, चाहे मॉडल पेपर हो या आपका लॉन्ग वीडियो हो, उसमें मैंने बताया है, आंसर आपको मिल जाएगा। बस घबराना नहीं है, चैनल पर सभी चीज़ों का मैं क्या है निचोड़ दूंगा आपको। कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दी हुई, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2020, 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। ठीक है भैया, यानी उदारीकरण और भूमंडलीकरण का जो ग्रामीण समाज है, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें समझाना है। ठीक है, 2020 और 2020 में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषक संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में जो कृषक संरचना है, अब देखिए यहाँ पर छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन कहा नहीं गया कि छोटा क्वेश्चन बड़ा धमाका, तो बड़े धमाके के साथ आपको आंसर देना होगा। NCERT का ये क्वेश्चन है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2020 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण, देखिए वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वैश्वीकरण के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है, हमें इनका बताना है, आंसर इसका देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन सा आ रहा है, लेकिन घबराना नहीं है भैया। देखिए जैसे कि मैंने कहा, घबराना नहीं है, सभी का आंसर मैं दूंगा। देखिए भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकीकरण का, देखिए औद्योगिकीकरण का वर्णन कीजिए। 1982 में टेक्सटाइल मिल की प्रसिद्ध हड़ताल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो टेक्सटाइल मिल है, इसका प्रसिद्ध हड़ताल का हमें क्या करना है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में और 2022 और 2024 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बुक या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया ना, कि भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकीकरण का वर्णन कीजिए और 1982 में टेक्सटाइल मिल की प्रसिद्ध हड़ताल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2019, 20, 2022 और 24 के बोर्ड एग्जाम में भैया क्वेश्चन पूछा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए उदारीकरण की नीति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जिस तरह से भारत में कृषक संरचना का छोटा क्वेश्चन पूछा गया था, सेम इसी प्रकार से उदारीकरण की नीति की व्याख्या कीजिए। ये भी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर थोड़े बड़े में देना होगा। इसका भी आंसर आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर मैंने बताया आपको कैसे मिलेगा, जाकर आप लोग सर्च कर लीजिए। थोड़ा मेहनत करेंगे, मेहनत करना आपको ज़रूरी है, तभी आप लोग सफल हो पाएंगे। चाहे मेहनत आप बोर्ड एग्जाम में कीजिए या लाइफ में कीजिए, मेहनत ही सब कुछ होता है। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, दहेज प्रथा क्या है, समाज पर इसके प्रभावों का निराकरण की चर्चा कीजिए। ठीक है भैया, दहेज प्रथा क्या है, काफ़ी सारे अथवा लगकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताया हूँ स्टूडेंट, ये नहीं क्वेश्चंस हैं कि भैया ये क्या है
एक ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिरा कर एग्जामिनर प्रश्न को पूछ लेता है। अब जैसे दहेज प्रथा क्या है, सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, तो उसके बारे में डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा गया समाज पर इसके प्रभाव के निराकरण की चर्चा कीजिए, दहेज प्रथा के उद्देश्य बताइए, दहेज प्रथा के क्या है एक प्रकार से कारण बताइए, दहेज प्रथा क्यों लिया जाता है, इसके बारे में, यानी इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2020, 21, 22, 23 और 24। ये तो हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन आपके समाज शास्त्र में, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार आंदोलनों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, हमें एक निबंध लिखना है सामाजिक सुधार आंदोलनों पर। ठीक है, देखिए 2020, 2022, 2023 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो सामाजिक सुधार आंदोलन पर निबंध लिखिए, वहाँ पर आया था एक लेख लिखिए, लेकिन यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समाज शास्त्र के टोटल 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं, मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताए हैं, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तैयार कर लोगे तो जो 24 नंबर का आपका है, क्योंकि एक एक नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद में पक्का हो जाएगा, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 में से आप तैयार कर लोगे 20 को, तो उनमें से 3 भी फंस जाता है, आपका 3 भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका कोई भी गलत होगा रहे, 24 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर कहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक और आपको बुक में मिलेगा। नहीं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए क्वेश्चंस को एक एक करके, बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगाएंगे, वो आपको आंसर मिल जाएगा जिसमें उस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया होगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही।